हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल कोड 24। मैं हूं सादिक और आप लोग सभी को इस सी प्रोग्राम ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में सी प्रोग्रामिंग के जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने एक बहुत छोटा सा एक कोड लिखा था, 5-6 लाइन का कोड लिखा था, वही कोड को हम अभी एक्सप्लोर करेंगे और उसका लाइन बाय लाइन हम लोग जाएंगे और उसको हम लोग कैसे उस कोड को लिखा गया है और क्यों लिखा गया है, सारा कुछ हम लोग अभी डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो में मैं प्रीवियस वीडियो का थोड़ा रिकैप करवा लेता हूँ कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने कुछ रिसोर्सेस इंस्टॉल किए थे सी प्रोग्रामिंग को अपना सिस्टम पे रन करने के लिए। दो तरीका का सिस्टम था। एक था अगर आप लोग ऑनलाइन पे रन करना चाहते हो तो ऑनलाइन कंपाइलर एंड आईडी मिल जाएगा जो कि है replit.com, वहाँ पे जाके आप लोग अपना कोड लिख सकते हो। और दूसरा है हम लोग लोकल सिस्टम पे अगर आप लोग रन करना चाहते हो मतलब कि ऑफलाइन है, वो है विजुअल स्टूडियो कोड। एक आईडी है और एक हम लोग ने कंपाइलर डाउनलोड किया था जो कि GCC MinGW है। और उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड का कुछ हम लोग एक्सटेंशन डाउनलोड किया था और फिर हम लोग उसको मिला के फिर एक लोकल एनवायरनमेंट क्रिएट किया था सी प्रोग्रामिंग के लिए और हम लोग ने एक छोटा प्रोग्राम रन किया था। तो चलिए उसी प्रोग्राम को आज हम लोग देखते हैं और उसको कैसे लिखा गया उसको हम लोग समझते हैं। देखिए ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही एक क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम लोग समझने वाले बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। ये वीडियो पूरा सीरीज में आप लोग को लगने वाला है क्योंकि ये अगर शुरू से लेके एंड तक आप लोग अच्छा से समझ जाओगे तो फिर आपका सी प्रोग्राम समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। बाकी का जितना भी ट्यूटोरियल आने वाला है वो सारा ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। और ये जो ट्यूटोरियल होगा ये आप लोग नहीं देखेंगे तो फिर आप लोगों के मन पे बहुत सारा क्वेश्चन राइज होगा कि इसको क्यों लिखा गया है, ऐसे क्यों लिखा जाता है, इसको सिंटेक्स ऐसे क्यों एरर आ रहा है, बहुत सारा कुछ एरर आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली प्रोग्राम पे चलते हैं। तो इसके लिए मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लूँगा, replit.com को ओपन कर लूँगा। यहाँ पे मैं ऑनलाइन आईडी को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो replit.com है मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। इसके लिए मेरा ये जो डायरेक्टली मुझे डैशबोर्ड पे लैंडिंग करवाया गया, तो अगर मैं यहाँ पे लॉगिन नहीं रहता तो कैसा दिखता मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो replit.com का जो ऑफिशियल पेज है वो कुछ ऐसा दिखता है। डायरेक्टली आप यहाँ पे अगर साइन अप नहीं हो तो साइन अप कर सकते हो। मैं ऑलरेडी मेरा अकाउंट है तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए मैं सिस्टम पे फिर से लॉगिन हो गया हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ प्रोग्राम लिखा था वो मुझे शो कर रहा है। मेरा गिटहब का रिपोजिटरी भी यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें जाना है सी लेक्चर पे। तो लेक्चर 3 नाम का एक प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है तो इस प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए ये जो प्रीवियसली हमने कुछ प्रोग्राम को रन किया था यही प्रोग्राम वो है। तो इसका अभी हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छा से दिख जाए ये चीज़। देखिए ये प्रोग्राम क्या था। अगर हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे आता है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो printf फंक्शन के अंदर कुछ हम लोग ने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे आ रहा है हेलो वर्ल्ड। तो हम लोग इसको एडिट करके अगर कुछ भी दूसरा लिख देते हैं, मतलब कि कोड 24 हेलो कोड 24 लिखते हैं एंड इसको हम लोग रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए हेलो कोड 24 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग जो भी देंगे वो जाके आउटपुट पे रन हो जाएगा। तो ठीक है, इसको हम लोग अभी समझते हैं लाइन बाय लाइन, 1 नंबर लाइन से लेके 6 नंबर लाइन तक। अभी देखिए यहाँ पे 1 नंबर लाइन पे #include stdio.h, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है आप लोगों को अभी याद करना है। अभी मैं समझाता हूँ कि stdio.h होता क्या है, फिर भी आपको ये लाइन हैश इसको देना ही है, इंक्लूड लेना ही है, stdio.h देना ही। हर प्रोग्राम में ये जो हैश इंक्लूड stdio.h ये रहना ही है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक हेडर फाइल है, मतलब कि ये प्री प्रोसेसर फाइल है, इसको हेडर फाइल भी बोला जाता है। .h का मतलब ये हुआ कि ये हेडर फाइल है। stdio.h इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। मतलब ये प्रोग्राम आप लोग अगर कार चलाते हो तो कार के जो इंजन जैसा है ये जो प्रोग्राम है। ये अगर हम लोग एक कार मान लेते हैं तो ये #include.stdio.h इसको हम लोग इंजन बोलेंगे। देखिए इंजन में क्या होता है कि ये जो कार कैसे चलेगा, किस एंगल पे व्हील घूमेगा, उसके बाद फिर एंगल आपका गियर शिफ्टिंग कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, या फिर टॉप गियर में कब लगना चाहिए, ये सारा कुछ ये stdio.h पे स्टोर रहता है, ठीक है। तो stdio.h अगर हम लोग इंक्लूड करेंगे तभी ये जितना भी सारा प्रोग्राम है यहाँ पे, जितना भी सारा प्रोग्राम है ये सारा कुछ हम लोग यूज़ कर पाएंगे। तो
तो इसका मतलब ये हुआ कि stdio.h एक सेपरेट फाइल है, उसको हम लोग इस प्रोग्राम पे इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब ये एक सेपरेट चीज़ है, ये प्रोग्राम का चीज़ है ही नहीं, ये एक सेपरेट फाइल है जो कि प्रोग्राम का कंपाइलर इंस्टॉल किया उसी में stdio.h ऑलरेडी है और उसको हम लोग इस प्रोग्राम पे इंक्लूड करवा रहे हैं। तो इंक्लूड करने का प्रोसेस क्या है, वहाँ पे हम लोग को हैश दे के फिर इंक्लूड लिखना है, ठीक है। एंड देन ये वाला ब्रैकेट हम लोग को यूज़ करना है। आफ्टर दैट यहाँ पे stdio.h लिख के फिर इसको क्लोज कर देना है। इसका मतलब ये हो गया कि stdio.h जो फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का जो हेडर फाइल है, वो यहाँ पे इंक्लूड हो गया है, ठीक है। अभी चलिए देखते हैं हम लोग ये मेन फाइल क्या है। यहाँ पे एक इंट है, उसके बाद फिर यहाँ पे मेन है, एंड देन ये एक पैरेंथेसिस है, एक ब्रैकेट है। ये जो मेन फंक्शन कुछ भी सी प्रोग्रामिंग में कुछ भी लिख के अगर कुछ ऐसा ब्रैकेट्स देते हैं, हम लोग कुछ ऐसा ब्रैकेट देते हैं तो उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ आसिफ, एंड मैं यहाँ पे एक ओपन ब्रैकेट दे के फिर इसको क्लोज कर देता हूँ, तो ये जो एंटिटी है इसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। देखिए फंक्शन के लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो रहेंगे, लेकिन अभी उतना समझने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये समझ लीजिए कि ये जो ओपन ब्रैकेट देके फिर हम लोग क्लोज करते हैं कुछ भी लिख के, तो वो सारा चीज़ को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन के लिए अलग सा सेपरेट वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग बस इतना ही समझ लीजिए कि इसको फंक्शन बोला जाता है। एंड फंक्शन का बहुत ही वाइड रेंज ऑफ यूज़ है यहाँ पे प्रोग्राम पे। तो मतलब एक अलग सा कुछ फंक्शन बनाने के लिए, जैसे आपका एक कार पे स्टीयरिंग व्हील का एक फंक्शन हो गया, उसके बाद फिर म्यूजिक सिस्टम का एक अलग सा फंक्शन हो गया, तो वो तो सारा कुछ कार के अंदर ही रहता है ना। अगर कार के अंदर लाइटिंग का कुछ अलग सा फंक्शन हो गया, तो वो अगर आप लाइटिंग लगाओगे फिर भी प्रोग्राम चलेगा, लाइटिंग नहीं लगाओगे फिर भी प्रोग्राम, मतलब कि कार चलने वाला है। तो लाइट एक अलग से आपने वहाँ पे जाके इंस्टॉल कर दिया। तो वैसा ही कुछ आप अभी सोच लीजिए कि यहाँ पे मैंने अपना नाम का एक फंक्शन लिख दिया, यहाँ पे वो भी लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे अपना एक और भी फंक्शन मैं डिफाइन कर सकता हूँ, लाइट लिख के मैं ये कर सकता हूँ, या फिर हॉर्न नाम का एक फंक्शन लगा सकता हूँ। तो ये एक अलग अलग सा कुछ एंटिटी है जो हम लोग इसके अंदर डाल सकते हैं, तो उसको फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मेन का शुरू में एक इंट लगाया हमने, ठीक है। यहाँ पे एक हमने इंट लगाया, इंट का मतलब इंटीजर है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छा से समझने वाले हैं, तो अभी के लिए आप इसको इंट ही सोच लीजिए, ठीक है। तो इंटीजर का मतलब ये हुआ जी, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपको कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न देने वाला है। मतलब हम लोग तो उस फंक्शन को यूज़ किया तो उसके बाद कुछ रिटर्न तो देने वाला है ना। तो जैसे हम लोग ने लाइट का फंक्शन यूज़ कर दिया, तो लाइट एक स्विच है, तो स्विच दबाते ही फंक्शन कुछ काम करेगा। उसका मतलब क्या हुआ कि कार के अंदर कुछ लाइटिंग आ जाएगा, तो हम लोग को रिटर्न इन टर्म्स ऑफ लाइट मिल रहा है, ठीक है। या फिर ऑडियो का सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग ऑडियो का जब वॉल्यूम बढ़ाते हैं या फिर ऑडियो सिस्टम को ऑन करते हैं, तो हम लोग को कुछ साउंड आता है कानों पे, तो वो फंक्शन का रिटर्न क्या है, इन टर्म्स ऑफ साउंड। तो कुछ जितना भी सारा हम लोग फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, सारा फंक्शन का कुछ रिटर्न आता है इन टर्म्स ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे इंटीजर जो फंक्शन होगा, ये इंटीजर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि ये फंक्शन रिटर्न किस टाइप का रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। इंटीजर का मतलब आप लोग तो समझ ही चुके होंगे कि नंबर रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे नंबर 1 2 3 4 5 100 लाख करोड़ कुछ भी रिटर्न कर सकता है, इसलिए हम लोग इंटीजर वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है। अभी क्या देखते हैं, तो अभी क्या देखते हैं कि ये जो इंट मेन फंक्शन है, इसको हम लोग क्यों यूज किए। तो इंट मेन फंक्शन के अंदर ही हम लोग सारा कुछ लिखने वाले हैं। मतलब कि जो भी सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं सीपीयू को, या फिर जो भी हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं, हम लोग फॉर एग्जांपल अभी हम लोग एडिशन का प्रोग्राम कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम कर सकते हैं, या फिर एवरेज कुछ नंबर का एवरेज निकालने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। मतलब कुछ भी हम लोग अगर करना चाहे तो सारा कुछ हमें मेन फंक्शन के अंदर ही लिखना है। मतलब यहाँ पे हम लोग इंट दे दिया, उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग ने मेन दे दिया, फिर ये जो है इसका
फंक्शन बोला जाता है। और अभी कर्ली ब्रैकेट से हम लोग शुरू करेंगे और कर्ली ब्रैकेट से यहाँ पे ख़त्म करेंगे। इसका मतलब ये हुआ जो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो ये एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बोल सकते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन के अंदर जो भी हम लोग लिखने वाले हैं सारा कुछ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम या फिर इंस्ट्रक्शन हम लोग जो भी लिखेंगे वो सारा कुछ डिस्प्ले होने वाला है। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग ने क्या यूज़ किया, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। तो ये मेन के अंदर ही हम लोग ने यूज़ किया। तो प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड का मतलब ये हुआ कि हम लोग देखिए प्रिंट एफ भी एक फंक्शन है। क्यों फंक्शन है, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, प्रिंट एफ। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग ने एक ओपन ब्रैकेट्स यूज़ किया, उसके बाद कुछ सेंटेंस को डाला। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल कोड 24 को डाला, उसके बाद फिर इसको क्लोज किया एंड देन इसको फिर से क्लोज किया एंड देन सेमीकोलन से इसको क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट एफ एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर हम लोग कुछ वैल्यू डाल रहे हैं। देखिए प्रिंट एफ एक फंक्शन है, अंदर हम लोग कोड 24 नाम का कुछ वैल्यू डाल रहे हैं, कुछ वर्ड सेंटेंस डाल रहे हैं और वो सेंटेंस क्या होता है जाके डिस्प्ले हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो भी वैल्यू प्रिंट एफ के अंदर डालने वाले हैं वो प्रिंट एफ उसको कैच करेगा, कैच करने के बाद फिर उसको लेके कंपाइलर को दे देगा, कंपाइलर फिर उसको मशीन कोड पे कन्वर्ट करके फिर सीपीयू को दे देगा और बोलेगा भाई ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को तुमको डिस्प्ले कर देना है, मतलब कि आउटपुट के हिसाब से तुमको दे देना है। तो वही काम हो रहा है। जैसे यहाँ पे हम लोग हेलो कोड 24 लिखा तो हेलो कोड 24 प्रिंटएफ ले गया, उसके बाद फिर मशीन कोड पे कन्वर्ट करके कंपाइलर उसको लेके फिर मशीन कोड पे कन्वर्ट करके फिर वहाँ उसको सीपीयू पे दे दिया और सीपीयू फिर हम लोगों को आउटपुट दे दिया। तभी जाके यहाँ पे हम लोग हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो पा रहा है या फिर हेलो कोड 24 प्रिंट हो पा रहा है। तो यही काम है प्रिंट एफ, मतलब कि प्रोग्राम पे कभी भी आपको कुछ भी डिस्प्ले करना हो आपको प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करना है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट आ रहा है रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो क्या है, देखिए ऑलरेडी मैं बोला कि यहाँ पे जो इंट मेन फंक्शन है तो हम लोग इंट मेन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो एज ए इंट यूज़ कर रहे हैं। तो इंट यूज़ करने का मतलब हुआ कि ये कुछ आपको रिटर्न देगा इन टर्म्स ऑफ इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमारा इंट जीरो रिटर्न दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेन फंक्शन है ये हम लोग अभी एंड कर दिया, इसका नीचे और कुछ भी नहीं होने वाला है, इसका नीचे और कुछ भी नहीं होता है। तो अलग अलग प्रोग्राम के डिमांड से अलग अलग होता है। कभी कभी हम लोग यहाँ पे रिटर्न 1 भी लिखेंगे, ठीक है, कभी कभार हम लोग यहाँ पे रिटर्न 2 या फिर रिटर्न XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। तो वो धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। फिलहाल के लिए अभी जो सिंटेक्स है बेसिक वो यही है। तो फिर से मैं समराइज़ कर देता हूँ, #include stdio.h एक हेडर फाइल है, इसको हम लोग को यूज़ करना ही है। मेन जो है ये मेन एग्जीक्यूटेबल फंक्शन है, इसको हमें रखना है। जो भी हम लोग ऑपरेट करने वाले हैं वो मेन के अंदर ही जाएगा, इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे तो फिर प्रोग्राम नहीं चलेगा। एंड देन अगर प्रिंट एफ क्या है, कुछ भी चीज़ों का अगर आउटपुट में दिखाना है तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करेंगे और रिटर्न इंट मेन के लिए रिटर्न जीरो यूज़ किया गया कि यहाँ पे अगर है हम लोग प्रिंट एफ के जगह इस फंक्शन को हम लोग नहीं देते, ठीक है, इसको हम लोग काट देते हैं अभी। तो फंक्शन तो चलेगा, ये बेसिक टेम्पलेट है सी प्रोग्राम का, इसके अंदर सारा कुछ प्रोग्राम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम हमें लिखना है। तो अभी देखिए इसको सारा हम लोग क्लोज कर दिया और अभी इस प्रोग्राम को हम लोग अभी रन करने वाले हैं। तो अभी रन करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हम लोग ने प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज़ ही नहीं किया। ठीक है, तो हम लोग अगर फिर से हम लोग प्रिंट एफ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे और अभी यहाँ पे हेलो एवरीवन, ठीक है, मैं यहाँ पे हेलो एवरीवन लिख रहा हूँ और इसको फिर से रन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हेलो एवरीवन आ चुका है, मतलब कि प्रिंट एफ के अंदर हम लोग जो भी डालेंगे वो सारा कुछ डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे एक स्पेस है, लाइन नंबर 2 पे एक स्पेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी प्रोग्रामिंग पे आप लोग जितना चाहे उतना लाइन नंबर बना सकते हो। यहाँ पे जो लाइन नंबर जो जिस लाइन पे कुछ भी नहीं लिखा होगा तो वो कंपाइलर इग्नोर कर देगा। अभी देखिए मैं इसको अगर लाइन नंबर बढ़ा देता हूँ, मतलब बीच में ऐसे ही मैंने 4-5 लाइन ऐसे डाल दिया, फिर भी हम लोग इसको रन कर रहे हैं, प्रोग्राम को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, डायरेक्टली हेलो एवरीवन प्रिंट हो पा रहा है। नहीं भी देते फिर भी कुछ भी इशू नहीं होता।
तो इसका मतलब ये हुआ जो भी लाइन नंबर है उसको, अगर लाइन नंबर खाली रहता है तो उसको सी प्रोग्राम इग्नोर कर देता है। एंड देन एक यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे हैश स्लैश देके एन यूज़ किया गया, इसको न्यू लाइन, ये हम लोग बाद में समझेंगे। अभी फ़िलहाल देखिए यहाँ पे एक कॉलन यूज़ किया गया। तो कॉलन का मतलब ये हुआ कि ये मिथ होगा कि अगर सेमी कॉलन भूल गया तो प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। 100 लाइन नंबर प्रोग्राम लिखा रहता है तो उसमें हम लोग कैसे ढूंढे कि सेमी कॉलन कहाँ मिसिंग है, कहाँ क्या है। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि सेमी कॉलन जो है ये बहुत ही क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आइडिया है। कुछ भी सी प्रोग्रामिंग पे आपको अगर एंड करना है, लाइन का एंड करना है, ख़त्म करता है, तो हम लोग जैसे सेंटेंस को एंड करते हैं तो वहाँ पे एक फुल स्टॉप देते हैं। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग को जब हम लोग एंड करेंगे तो वहाँ पे एक हम लोग सेमीकोलन का यूज़ करेंगे। तो दैट्स सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग अभी बोल सकते हो कि हैश इंक्लूड यहाँ पे हम लोग ने सेमीकोलन का यूज़ क्यों नहीं किया। तो देखिए ये सिंटेक्स है, एक नियम है। तो यहाँ पे जो हम लोग कुछ भी फाइल इंक्लूड करेंगे तो लास्ट में हम लोग को सेमीकोलन यूज़ नहीं करना है। तो ये ऐसा कोई बात नहीं कि एक्सेप्शनल केस है, केमिस्ट्री की तरह बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ लॉजिक ही चलता है। तो लेकिन लॉजिक के लिए कुछ कुछ चीज़ों को फिर आप लोगों को याद भी करना है। जैसे मैथ्स आप लोग पढ़ते हो तो लॉजिकल चीज़ है, लेकिन वहाँ पे जो नंबर सिस्टम होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसको तो आप लोगों को याद करना है ना। जो भी स्पेशल कैरेक्टर है, प्लस माइनस साइन, इसको तो आपको याद कर लेना है पहले, मैथ्स करने से पहले तो आप लोगों को याद करना है। वैसे ही यहाँ पे भी कुछ चीज़ें याद करना है आप लोगों को। वो है क्या है कि यहाँ पे सेमीकोलन बिल्कुल नहीं लगेंगे, और यहाँ पे कुछ भी फंक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो फंक्शन देके कर्ली ब्रैकेट जब हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके बाद हम लोग कभी भी सेमीकोलन यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट जब ख़त्म करेंगे वहाँ पे भी हम लोग सेमीकोलन का यूज़ नहीं करेंगे। और सिर्फ जब इंडिविजुअल लाइन लिखा जाएगा तभी हम लोग सेमीकोलन का यूज़ करेंगे। तो यही है सेमीकोलन का यूज़। तो अब चलिए देखते हैं यहाँ पे और एक प्रोग्राम थोड़ा हम लोग रन करके देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग यूज़र से कुछ इनपुट ले, ठीक है, यूज़र से हम लोग एक इनपुट लेंगे। आप लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए मैं एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ ताकि आप लोग भी बोल सके कि नहीं प्रोग्रामिंग इतना टफ नहीं है, बिल्कुल भी इजी चीज़ है। सिर्फ एक मिथ है कि ये प्रोग्राम टफ है। यूज़र से एक नंबर लूँगा मैं, वही नंबर को फिर हम लोग प्रिंट करके दिखाएंगे कि देखो एक डायनामिक प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, यूज़र से एक नंबर लेंगे, फिर उस नंबर को हम लोग प्रिंट करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम लोग एक इंट ए डिफाइन करेंगे। देखिए इंट ए क्या है, इस प्रोग्राम को बिल्कुल समझना नहीं है, बस थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट को समझना है कि इसको हम लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इंट ए ले लेंगे। अभी हम लोग फिर से देखिए यूज़र को तो बोलना होगा ना कि आप एक नंबर दे दो, तो वो तो एक डिस्प्ले आइटम हो गया ना, तो आउटपुट है होगा आप एक नंबर प्रेस करो, तो उसको तो आउट डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए हम लोग प्रिंट एफ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। प्रिंट एफ, फिर हम लोग यूज़र को बोलेंगे क्या कि प्लीज़ एंटर अ नंबर। ठीक है, तो हम लोग अभी देखिए सेमीकोलन से हम लोग इसको क्लोज कर रहे हैं क्योंकि एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, एक इंडिविजुअल लाइन है। प्लीज़ एंटर अ नंबर, अभी ये डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, फिर अभी हमको क्या करना है, जो भी यूज़र नंबर देगा उस नंबर को हमें कैच करना है। ठीक है, कैच करेंगे तभी तो उसको हम लोग यूज़ कर पाएंगे, है ना। कैच कैसे करेंगे, स्कैन एफ। देखिए स्कैन जब करते हैं, स्कैन का मतलब क्या होता है कि एक एक चीज़ हम लोग कैच करके फिर चेक कर रहे हैं। स्कैन एफ हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, %d। ठीक है, एंड सेंड ए। तो ये एंड क्या है ये भी हम लोग आप लोगों को समझाने वाले हैं। फ़िलहाल के लिए इसको एड्रेस बोला जाता है। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही आप समझ लीजिए, बाद में हम लोग इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रिंट ऐप प्लीज़ एंटर नंबर, स्कैन ऐप %d एंड ए लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारा यूज़र से नंबर लिया, वो हम लोग ए पे कैच कर लिया, एक वैल्यू पे, एक वेरिएबल पे स्टोर कर लिया। वो वेरिएबल क्या है, ए। अभी हम लोग को बस ए को डिस्प्ले कर देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे योर नंबर इज %d, ए। अभी देखिए यहाँ पे हमारा जो भी प्रोग्राम है ये रेडी हो चुका है। अब इसको हम लोग रन करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है प्लीज़ एंटर ए नंबर, मतलब है कि मुझे पूछ रहा है कि आप एक नंबर दबाओ। तो ये कहाँ से आ रहा है, बस इस प्रिंटफ फंक्शन का कमाल है ये। ठीक है, अभी हम लोग नंबर कोई भी दबा देते हैं, फॉर एग्जांपल 25 दबा देते हैं।
25 जब हम लोग प्रेस करेंगे उसके बाद फिर इंटर दबाना है। इंटर दबाते ही क्या आ रहा है, योर नंबर इज़ 25। देखिए यहाँ पे योर नंबर इज़ %d आता था, तो 25 ने %d को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे स्कैनर जो है ये डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि ये डिस्प्ले लेवल फंक्शन ही नहीं है। ये क्या करता है, बस उसको कैच करता है, तो ये स्कैनर कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा। ये इनपुट वाला फंक्शन है और प्रिंटफ क्या, आउटपुट वाला फंक्शन है। अभी देखिए फिर से हम लोग इसको रन करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे 65 देने वाले हैं, 655, ठीक है। एंटर करते ही योर नंबर इज 655। तो देखिए कितना आसान है ये सारा चीज़। हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उस वीडियो में सारा कुछ ये वेरिएबल क्या है, आइडेंटिफायर क्या है, कीवर्ड्स क्या है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर जाने वाले हैं और एक एक चीज़, ये इंट क्या है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये छोटा सा ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, एंड अगर हेल्पफुल है तो आगे तक आप लोग शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई फ्रेंड्स अगर कोडिंग सीखना चाहता है तो ये ट्यूटोरियल बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं बिगिनरिंग से एकदम जीरो से लेके प्रो लेवल तक जाने वाला हूँ और एक एक चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने वाला हूँ मैं। बाद में जाकर आप लोग चाहकर भी इस प्रोग्राम को भूल ना सके, यही मेरा गारंटी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज सादिक साइनिंग ऑफ।